क्लासेस है, रिवाइज साथ साथ करते चलिए, क्योंकि जिस दिन गला अलाउ करेगा उस दिन 3 घंटे की क्लास भी हो सकती है। और वैसे मैं प्लान कर रही थी कि 2-2 घंटे की 3 क्लास हो जाए एक दिन में, तो जैसा मतलब गला और हेल्थ मेरी अलाउ करेगी वैसे वैसे करते जाएंगे, लेकिन 95% सिलेबस आपका 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, तो रिविजन साथ साथ करते हुए चलेंगे। सेकेंड चीज, इको में जैसे ज्योग्राफी होता है उसमें सबको पता होता है कि एनसीईआरटी करनी है। अगर कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी भी है तो जेसी लॉन्ग वगैरह जो मैंने सजेस्ट की थी वही ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं। लेकिन इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेफरेंस बुक का भी समझ में नहीं आता और एनसीईआरटी भी इनफ नहीं है। तो क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस पेपर में करंट अफेयर रिलेटेड ही आते हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन आ भी गए जो थोड़ा स्टैटिक है, कुछ ना कुछ उसका लिंक करंट अफेयर से रहता ही है। तो सबसे मेन जो आपको फोकस करना है इको और साइंस जैसे सब्जेक्ट में करंट अफेयर है। फिर एनसीईआरटी को बस एक बार रीडिंग कर लेनी है, ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, क्लास में फोकस करना। अगर कोई चीज मैं बता रही हूँ या फॉर्मूला बता रही हूँ, जितना बताया है उतना ही जरूरी है, उसके आगे जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं बताया। क्योंकि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ी होगी माइक्रो मैक्रो या इंडियन इकोनॉमी, वो एक अलग तरीका है, या हमने ग्रेजुएशन में जिस तरीके से पढ़ी होगी वो एक अलग तरीका है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस तरीके से पढ़ी होगी वो अलग तरीका है, यूपीएससी का तरीका एकदम अलग है। वो एक कुछ अलग से उसने सेग्रीगेट नहीं किया हुआ कि ये माइक्रो या ये मैक्रो या ये इंडियन इकोनॉमी, सबको साथ लेके ही चलते हैं इसमें। और जो चीजें डेली हमारे काम आती हैं, जैसे बैंक में कोई चीज है, हम चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो चेक क्या होता है, चेक के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, वो क्या होता है। इको में हमें उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारे काम आ सकते हैं। अगर शेयर मार्केट भी पढ़ रहे हैं या फिजिकल पॉलिसी भी पढ़ रहे हैं या मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ रहे हैं, तो जो डेली हमारे न्यूज में काम आ रही है चीजें, उन पे ज्यादा फोकस देना है। जैसे ज्योग्राफी में मैं आपको ज्यादा स्टैटिक पोर्शन पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस पे ज्यादा फोकस हम दे रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इको में साइंस में भी ऐसा नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री बताते चलूंगी, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी एग्जाम के लिए जरूरी है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हम इको में इंक्लूड कर रहे हैं वो बिजनेस स्टडीज वाली बुक से भी पूछे गए हैं, जो 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक है। तो आप 1 या 2 क्वेश्चन के लिए बिजनेस स्टडीज की बुक लेके नहीं बैठ सकते, या अकाउंट्स से भी पूछे हुए हैं जो इको में हम इंक्लूड करते हैं। जो फॉर्मूला आ गया, कोई लेवरेज रेशो वगैरह सब पूछ लिया, जो अकाउंट्स का टॉपिक है, या एसेट्स क्या होते हैं या लाइबिलिटी क्या होता है, वो इको में पूछे हुए हैं। तो उन सबको जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लास में इंक्लूड करूंगी जितना जरूरी है, क्योंकि आप 1-2 क्वेश्चन के लिए ना तो बिजनेस स्टडीज की बुक लेके बैठ सकते हैं और ना ही अकाउंट्स की बुक लेके बैठ सकते हैं। उसके आगे आपको या तो आप नितिन सिंघानिया की, अगर आपको रेफरेंस बुक फॉलो करनी है तो नितिन सिंघानिया की बुक अच्छी है, उसमें टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। रमेश सिंह भी अच्छी है, लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस नहीं आ रहे, टाइम टेकिंग है काफी। संजय वर्मा की लैंग्वेज कंपैरेटिवली रमेश सिंह से बेटर है। तो अगर किसी को लगता है कि लैंग्वेज में इको के टर्म्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो संजीव वर्मा भी फॉलो कर सकता है। लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है, करंट अफेयर पे फोकस करना है और क्लास के नोट्स। इन दोनों के बाद जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीजें यहाँ से रह जाएंगी वो एमसीक्यू प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन टाइम है तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर रेफरेंस बुक फॉलो करनी है तो मेरा फर्स्ट सजेशन तो नितिन सिंघानिया ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको बुक कैसे, क्या सोर्सेज वगैरह? जी यस मैम। और कुछ चीजें मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए हो सकता है एग्जाम्पल्स ऐसे दूं जो इको से रिलेटेड नहीं है, लेकिन साथ साथ बताती चलूंगी कि ये इसका इको से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बोल दिया या स्टोरी फॉर्मेट में बोल दिया। ठीक है, तो चलो इको शुरू करते हैं अपनी।
बार्टर सिस्टम ये क्या होता है? पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अब इको शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मनी क्या होती है ये पता होना चाहिए। उससे पहले बार्टर सिस्टम क्या होता था जब मनी इन्वेंट ही नहीं हुई थी। ये तो सबको पता होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। चलो क्लास में आप लोग बताएंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। Goods for goods. Give and take of goods. Exchange of goods instead of money. ठीक है, गुड। ठीक है, तो जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी तब भी लोग ट्रेड क्या करते थे? कमोडिटीज, जैसे आपने बताया, गुड्स को एक्सचेंज करते थे। अब इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। कोई बता सकता है कि इसका बेनिफिट क्या है और नेगेटिव क्या है? बेनिफिट ये था कि उनको डायरेक्टली वो चीज मिल जाती थी एक इंटरमीडिएट लेवल से, यहाँ खरीदा फिर वहां से लिया, वो नहीं करना पड़ता था। बट ठीक फॉल्ट इसका ये था कि एक्चुअल वैल्यू ओरिएंटेड नहीं था ये, कि व्हाट यू आर एक्सचेंजिंग टू व्हाट। ठीक है, और कोई बच्चा? कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था कौन सी चीज के लिए क्या एक्सचेंज करे। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स बच्चे बता रहे हैं ये आप नोट्स में लिख सकते हैं। भले ये इजी टॉपिक है लेकिन सपोज कोई मनी रिलेटेड इससे आता है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और कुछ? जो चीज आप एक्सचेंज कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सामने वाले को वही चाहिए, तो कभी कभार ट्रेडिंग में प्रॉब्लम भी आती थी। ठीक है, बिल्कुल। और ये तो बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, और भी चीजें हो सकती हैं। डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो फेक करेंसी का आजकल बहुत आप लोगों ने सुना होगा होता है, तो ये एक बेनिफिट था। इसमें फेक करेंसी का कुछ चांसेस नहीं थे। ये हो सकता है, लिख सकते हैं। एक्सचेंज रेट, जैसे आज अगर डॉलर 85 रुपीज है, एक्सचेंज रेट जैसे फ्लक्चुएट करता है 80 या 85, जो हम आगे सीखेंगे कि कैसे क्या होता है, उसका भी कोई रूल नहीं है। जैसे किसी ने बताया कि हमें ढूंढना पड़ता था कि जो कमोडिटी जिसको चाहिए हो हमें वो पर्सन ढूंढना पड़ता था, तो उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस इकोनॉमी में। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसकी वजह से जो सर्च कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो इंक्रीज होती थी। जैसे सपोज कि अगर मुझे किसी को कुछ बेचना है तो मैं उसके लिए जाऊंगी भी, मेरा टाइम भी लग रहा है ना, तो वो भी तो एक कॉस्ट हो गई। अब ऐसा नहीं है। और अगर कुछ ऐसी चीज है जो कि खराब हो सकती है, जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, तो उनको हम बहुत टाइम तक स्टोर नहीं करके रख सकते। वो हमें जल्दी कोई ना कोई पर्सन ढूंढना पड़ता था जिसको हम ये दे सके और जो हमें चाहिए वो हम ले सके। तो एक तो फेक करेंसी का पॉइंट लिखा बेनिफिट्स में कि फेक करेंसी के चांसेस नहीं है। दूसरा, फॉरेन ट्रेड इजी है क्योंकि एक्सचेंज रेट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेगेटिव जो प्रॉब्लम्स में लिखा वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमने लिखा है, और लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ पेरिशेबल गुड्स की जो वैल्यू कम होगी वो हमने नेगेटिव पॉइंट लिखा है। और जो तीसरा आपने जो बताया था वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मनी इन्वेंट हुई, और मनी इन्वेंट
करने से पहले भी कई जगह पे, जैसे आज तो जो हम देखते हैं पेपर करेंसी, कॉइन करेंसी, उसके भी इन्वेंट होने से पहले, बार्टर सिस्टम के बाद कौरी, पता है सबको क्या होती है? शंख जैसे जो होती है, कई जगह उससे ट्रेड की जाती थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ट्रेड की जाती थी। वो काइंड ऑफ मनी की तरह ही उसको ट्रीट करते थे। आज तो जो हम देखते हैं वो तो पेपर करेंसी और कॉइन करेंसी है। अच्छा, मनी इन्वेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ? ये डिविजन ऑफ लेबर लेकर आई, जैसे स्पेशलाइजेशन लेकर आई। पहले क्या हो रहा था कि हम, अगर मान लो किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, अब जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं, पोटैटो, टोमेटो, ये सारी चीजें, उनकी डिमांड ज्यादा होती थी, तो लोग उसी को ज्यादा ग्रो भी करते थे। डिविजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाती थी वर्क की। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? किसी को डाउट है इसमें? इजी सा टॉपिक है, इतने ब्लैंक फेसेस क्यों है सबके? डिविजन ऑफ लेबर कैसे हुई श्वेता, समझ में आया? एक बार क्लियर करिए। मैं आपका फेस देख के समझ रही थी कि आपको समझ में नहीं आया। क्लास में बोलना होता है, ठीक है? डिविजन ऑफ लेबर ऐसे कि सपोज मान लो आप चीज को ग्रो कर रहे हो, किसी चीज की प्रोडक्शन आप कर रहे हो, और आप किस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करोगे? आपको भी तो ये देखोगे ना कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है, ये चीज देख के प्रोडक्शन होगी। सपोज आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखते हैं, अगर आलू बहुत ज्यादा डिमांड में है तो आप उसकी प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि आपको उस, और सेम पर्सन आपको ऐसा ढूंढोगे जिसको आलू की नीड भी हो। तो वो डिविजन ऑफ लेबर नहीं हो रही, क्योंकि आपको जो भी पर्सन आपसे पोटैटो लेगा, उसको सिर्फ पोटैटो ही चाहिए। वहीं अगर मनी होती है तो आप पोटैटो सेल करके पैसे ले सकते हो, और दूसरी जगह जो दूसरा पर्सन जो भी ग्रो कर रहा है आप वो खरीद सकते हो। लेकिन अगर मनी नहीं होती है, आपको वही प्रोडक्शन करनी पड़ेगी जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से डिविजन ऑफ लेबर नहीं हो पाएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग वही ग्रो करेंगे या वही प्रोडक्शन करेंगे जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि उनको पता होगा अगर वो पोटैटो की डिमांड नहीं है और फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं तो खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? वो तो खराब हो गई चीज। समझ में आया? पक्का क्लियर है? मैं एक और बार बता सकती हूँ अगर क्लियर नहीं है तो। मैम डाउट लग रहा है? फिर से बताती हूँ। देखो, एक जगह श्वेता है, दूसरी जगह सपोज मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ। अगर श्वेता पोटैटो ग्रो कर रही है, मैं टोमेटो ग्रो कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम आता है जब मैं कहती हूँ कि मुझे पोटैटो नहीं चाहिए, तो ये जो प्रोडक्शन की है वो तो खराब हो गई। तो क्या हुआ? लॉस ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा था? पेरिशेबल गुड्स। अब क्या होता है, 3-4 कस्टमर्स और हैं सपोज मेरे यहाँ पे, सपोज सूर्य ज्योति भी है, पंकज भी है, ठीक है? मैंने अगर मना कर भी दिया, श्वेता को अगर बहुत सारे लोगों को ढूंढना पड़ भी रहा है, मान लो हमारे पास पैसे, अगर ये जो मनी अब इन्वेंट हो चुकी है, ये क्या कर सकते हैं, किसी को भी बेच के श्वेता पैसे ले सकती है। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि इसके एक्सचेंज में कोई चीज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? पहले सिर्फ एक्सचेंज में ही हो रही थी, लेकिन अब जब मनी इन्वेंट हो चुकी है तब श्वेता क्या कर सकती है, इनको सेल करके किसी भी पर्सन को सेल कर सकती है, इसको
जिसको भी जरूरत है, और मनी ले सकती हैं। अब उस मनी से वो कुछ भी खरीद सकती हैं। पहले सेम चीज, मुझे जरूरत होनी चाहिए थी पोटैटो की और इनको जरूरत होनी चाहिए थी टोमेटो की। अब ऐसा नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिविजन ऑफ लेबर हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग अलग अलग फील्ड्स में जा पा रहे हैं। सिर्फ जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी जरूरत ज्यादा है, सिर्फ वही प्रोडक्शन नहीं हो रही है। और ना ही लोगों को जो ढूंढना पड़ रहा था कि सेम पर्सन को ये चीज भी जरूरत हो, वो भी नहीं है। समझ आया? जी मैम। कुछ यस आया? यस मैम। अब हम लिखेंगे, ये आप नोट्स में ऐड करते हुए चलेंगे। ये तो बेसिक सा टॉपिक था, बस समझने के लिए था। अब है मनी फंक्शंस, इसको आप नोट्स में जरूर लिखेंगे। मनी के 3 फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट। प्राइमरी फंक्शन होता है डिविजिबल और फंजिबल। आप फंजिबल लिख लीजिए, लेकिन फंजिबल होता क्या है ये मैं आपको आगे जो टॉपिक्स होंगे उसमें कवर कर पाऊंगी। डिविजिबल कैसे, जैसे सपोज 2000 का एक नोट है, आप किसी को 2000 देते हो कि इसको एक्सचेंज करके मुझे 500 के 4 नोट्स दे दो, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, या आप 200 का नोट देके किसी को 50 के 4 नोट्स ले सकते हो, 100 का नोट देके 10 के उसके डिवीजन में ले सकते हो, तो ये डिविजिबल है। ठीक है। पंचेबल में आपको, आप यहाँ लिख लीजिए, लेकिन क्या होता है वो मैं आपको दूसरे टॉपिक के साथ एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है इतना? यस मैम। फिर यस मैम। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जो अभी हम इसमें समझ रहे थे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है। कि आपने मुझे पैसे दिए और कोई सामान मान लिया, तो वो एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, एक्सचेंज। ठीक है। फिर सेकेंडरी फंक्शंस है स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे हम अपने अकाउंट में या कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं, अपने घर में भी, अपने अकाउंट में भी, तो उसको स्टोर ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू सेव्ड है आपके पास। ठीक है। फिर है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है, जहां पे क्वेश्चन था सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो इसको आप नोट्स में ऐड करेंगे। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब कि आप इसका मनी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसकी एक वैल्यू है। जैसे अब आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप ऑनलाइन भी जैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो एक वैल्यू ट्रांसफर किया आपने, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। समझ में आया? यस मैम। फिर है डेफर्ड पेमेंट्स। जैसे आजकल तो बहुत कॉमन है, लोन लेते हैं हम, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देते हैं, तो ये डेफर्ड पेमेंट की तरह भी काम करती है। तो मनी का फंक्शन है कि ये भी है, जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। ठीक है। यस मैम। फिर है कंटीजेंट फंक्शन।
कंटीजेंट फंक्शन होता है जब हमें कुछ लैंड, लेबर, कैपिटल को मोबिलाइज करने में मनी हेल्प करे। ठीक है, अब हमें अगर सपोज कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए हमें लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगी। तो मनी का एक फंक्शन है जो हमें ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबिलाइज करने में हेल्प मिलती है उससे। ठीक है, तो एक फंक्शन आप लिखेंगे helps in mobilizing factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं अभी बताया मैंने। लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी इस स्लाइड के बाद, अभी आप इसमें लिख लीजिए। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ ही गए होंगे। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। कॉमर्स है पुस्तक। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम मतलब कि जब हमें लोन लेना होता है या कुछ क्रेडिट लेना होता है तो उसका बेसिस भी क्या है, मनी। ठीक है, आलू टमाटर के बेसिस पे तो हम क्रेडिट नहीं ले सकते। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी होती है, शेयर मार्केट, बॉन्ड वगैरह जहाँ पे हम खरीदते बेचते हैं, या बैंक्स वगैरह। तो बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। समझ में आया बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यस मैम। हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये आप लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, मेरे पास स्पेस थी यहाँ पे। नेशनल इनकम क्या होती है ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे, जीडीपी, जीएनपी वगैरह हर चीज उसमें आएगी। अभी आप इसमें लिख लीजिए। अब जैसे इनकम टैक्स है कि सब पे अलग अलग स्लैब होता है, जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा इनकम टैक्स लिया जाता है, फिर और कम और कम और कम, ये तो सबको पता होगा, बेसिक चीज है। तो मनी ही वर्क कर रही है एज अ बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। उसी के बेसिस पे जो रिच लोग हैं जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे इनकम टैक्स वगैरह लेके फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। श्वेता, आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। एक बार रिपीट कीजिए। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? लास्ट वाला, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें क्या है, जीडीपी पता है क्या होता है, थोड़ा बहुत जीडीपी, जीएनपी। देखो आगे आने वाली क्लास में मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप इतना समझिए। क्या होता है कि जो जिनकी इनकम ज्यादा होती है, इनकम के बेसिस पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, फिर और कम और कम और कम, नीचे आते आते ऐसे भी लोग आते हैं जिनको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी को देना है या किसी स्टेट को किस तरीके से देना है, वो सब किसकी वजह से हो पा रहा है, मनी की वजह से। अगर हम सिर्फ आलू टमाटर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं भी एग्जांपल्स ले रही हूँ, वो ग्रो करते तो हम ये तो नहीं कर सकते थे कि अच्छा इस स्टेट को इतने किलो आलू भेज दो या इस स्टेट को इतने आलू भेज दो, नहीं कर सकते थे ना।
जब मनी इन्वेंट हो पाई तभी हम रिच लोगों से कुछ टैक्स ले पाए, वही हम दूसरी एक्टिविटीज में या जो स्कीम्स वगैरह में हम पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तभी कर पा रहे हैं। जब मनी है तभी कर पा रहे हैं। अगर सपोज मनी नहीं होती और हम यही एग्रीकल्चर वगैरह चीज़ों वाली प्रोडक्शन कर रहे होते तो एक स्कीम है किसान सम्मान निधि, शायद मुझे याद नहीं आ रही, उसमें 2000 रुपीज के इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। तो क्या हम ये कर सकते थे कि 1 किलो टमाटर या 1 किलो आलू आज इस किसान को दे दो, 2 महीने बाद फिर 1 किलो आलू कर दो? ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो मनी वर्क कर रही है किस पे? डिस्ट्रीब्यूशन में भी। ठीक है, समझ में आया है अब ये? अब तो बहुत इजी एग्जाम्पल था। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो क्या होता है? आप इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे है हाउस होल्ड्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं आपको इजी बता रही हूँ जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें काफी सारी चीजें आप अगर बुक खोलेंगे एनसीईआरटी तो उसमें दिख जाएंगी। ठीक है, और यहाँ है बिजनेस फर्म्स। इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। ये 4 चीजें ऐसे अलग अलग जगह पे लिख लीजिए। अब हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट की। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस फर्म्स वगैरह को हेल्प करती है। अब यहां से जो भी इनको प्रॉफिट वगैरह होता है बिजनेस फर्म्स को, वो हाउस होल्ड्स पे जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन ये क्या हाउस होल्ड खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद से इन्वेस्टमेंट बिजनेस फर्म्स में जा रही है? नहीं, बीच में होती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जैसे बैंक्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के बाद क्या लिखा है मैम? इंटरेस्ट डिविडेंड। प्रॉफिट, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कहाँ जाता है, इंटरेस्ट कहाँ जाता है, डिविडेंड कहाँ जाता है। अभी तो आप बेसिक समझ रहे हैं सब। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में बैंक भी आ सकता है, नॉन बैंक एनबीएफसीज वगैरह भी आ सकते हैं। ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस एक ओवरव्यू है कि हाउस होल्ड्स ने अपना पैसा इनको दिया, इन्होंने बिजनेस फर्म्स में लगाया, इन्वेस्टमेंट की। ये सेविंग्स की तरह हो गई। जो हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट में काम आ रही है। फिर बिजनेस फर्म से जो भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड जो भी आ रहा है वो हाउस होल्ड्स पे जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। मिडिल में क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बीच में जो होते हैं ना इंटरमीडियरीज, उनको बोलते हैं INTERMEDIAREIES। आवाज नहीं निकल रही तो हो सकता है आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी समझ में ना आ रही। क्लियर है वैसे? जी मैम। जी मैम, जी दीदी। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि मनी इन्वेंट होने से पहले भी ट्रेड करनी शुरू हो गए थे। मनी नहीं होती थी, कॉइन, पेपर करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम भी नहीं था। लेकिन एक होती है कोकोआ बीन। तो मैक्सिको और साउथ अमेरिका वाले रीजन में कोकोआ बीन में ट्रेड होना शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट था कि जो ये कोकोआ बीन थी ये पेरिशेबल थी, तो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते थे। ठीक है,
चाहे तो गूगल करके इसकी फोटो भी देख सकते हैं। कोकोआ बीन कौन सा रीजन बताया मैंने ये? साउथ अमेरिका, मेक्सिको। साउथ अमेरिका। और इंडिया और पैसिफिक वाले रीजन में, जैसे मैं बता रही थी ना, कॉरीज होती है। लेकिन ये डिवीजन ऑफ लेबर प्रमोट नहीं कर रही थी। अब ये समुद्र में मिलती थी, तो जब वेव्स आई, सब लोग समुद्र पहुंच जाए, बहुत सारी कॉरीज लेकर आ जाए, तो डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन प्रमोट नहीं कर रही थी। ठीक है। फिर है वेल टीथ। फीजी में इसको यूज कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि फीजी में जो लोग हैं उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी, जरूरत होगी, लेकिन जो आउट ऑफ फीजी लोग रह रहे हैं उनके नजरों में इसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत डिफिकल्ट थी। कॉरी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? बहुत सारी थी, लेकिन एक मेन जो डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन प्रमोट नहीं हुआ। कोकोआ बीन में क्या था? हाईली पेरिशेबल। हाईली पेरिशेबल। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड नगेट्स बनने लगे, जिसको मेटेलिक मनी ही काउंट, जैसे अब जो हम करते हैं ना, वो मेटेलिक मनी कॉइन्स वगैरह जो होते हैं, उसको आगे और भी हम सीखेंगे। मेटेलिक मनी का इन्वेंशन जब हो चुका था, तो गोल्ड के नगेट्स छोटे छोटे, उसको करेंसी की तरह यूज करने लगे, लेकिन इसकी जो शेप थी और यूनिफॉर्मिटी वो नहीं थी, तो उसकी वजह से ट्रेड बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। जो हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ये एक कमोडिटी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से जो है वो मेटेलिक मनी की स्टार्टिंग है। गोल्ड नगेट्स ट्रेडर्स और किंग्स बहुत यूज करते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कौन सी डायनेस्टी थी जिसने गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा इशू किए थे? कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी। तो ये आप नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर में भी पूरा कॉइन्स वाला चैप्टर रीड करेंगे। ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि इको का है या हिस्ट्री का है या हिस्ट्री का है या पॉलिटी का है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर पूरा कॉइन्स वाला एक बार आज रिवाइज कर लेंगे, पूरे सतवाहन डायनेस्टी कुषाण सारी, मतलब सीक्वेंस में जितना भी है, कौन से राजा स्क्वायर में करते थे, कौन से सर्कल में करते थे, क्योंकि सर्कल वाला क्वेश्चन तो शायद आया है, सर्कल या स्क्वायर वाला क्वेश्चन तो आया है। किसमें वो डबल शिप वाला कॉइन ऐसे शिप करके कुछ बना होता था साइन। तो ये सारे आप चीजें उसमें पढ़ लेंगे हिस्ट्री में। ग्रीक, इंडो ग्रीक, सबके बारे में जितना भी है। फिर जैसे ग्रीक ने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इशू किए थे कॉइन्स, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये। कौन कौन सी लैंग्वेज थी? ग्रीक और ये आज हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और अच्छा, अब जो हम ये गोल्ड कॉइन्स वगैरह, गोल्ड नगेट्स वगैरह देख रहे हैं, एक तो इनका साइज और यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। सेकेंड चीज जो इसका बेनिफिट था, हाइपर इन्फ्लेशन पॉसिबल नहीं था।
तो ये इसका एक बेनिफिट था। हाइपर इन्फ्लेशन क्यों पॉसिबल नहीं था? ये एक मेटल है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, उसको एक लिमिट तक ही उससे कॉइन्स बन सकते हैं। ये समझ में आता है? अब जैसे आज हम पेपर करेंसी है, उसको तो प्रिंट करना है, प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन एक मेटल है, उसकी एक लिमिट है। समझ में आया? यस मैम। हाइपर इन्फ्लेशन क्यों? जैसे कई बार बच्चे स्पेशली ये बात बोल देते हैं कि अच्छा पैसों की कमी हो रही है, सबको आरबीआई ये क्यों नहीं कर देता, बहुत सारे नोट्स प्रिंट करके सब में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर देता? क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी? नहीं होगी। और क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्यों? सबकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन होगा। तो गोल्ड नगेट्स वो एक मेटल है, उसमें हाइपर इन्फ्लेशन पॉसिबल नहीं था। क्लियर हुआ? यस मैम। अब मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एक, जैसे गोल्ड से, अगर गोल्ड एक मेटल है, उससे हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं, कोई वेपन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ किचन के कुछ यूटेंसिल्स वगैरह बनाना है उसमें भी यूज कर सकते हैं। उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू? श्वेता हाँ, उससे हम बना सकते हैं दीदी, उसे आकार दे सकते हैं। ठीक है। नॉन पेरिशेबल है, खराब नहीं होगी, ये भी एक बेनिफिट है। रिविजिबल है, उसको मेल्ट करके डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज में बना सकते हैं। 10 ग्राम्स को 1 ग्राम का 10 भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं उसको। ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉसिबल है क्योंकि वो हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, फिजी की तरह वेल टीथ की तरह नहीं, जहाँ पे एक ही जगह पे उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। इतना लिखा सबने? यस मैम। जी मैम। अब थोड़ी सी हिस्ट्री है। मिडिवल इंडिया में भारत के पास गोल्ड और सिल्वर बहुत था, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। अब इसको सोने की चिड़िया से मत जोड़ना, क्योंकि वो एक अलग चीज है। गोल्ड और सिल्वर की वजह से भारत को सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे, उसका एक अलग रीजन है। क्यों बोलते थे वैसे? सुमित्रा, इसका आंसर तो आप देंगी। बहुत ही सिर्फ रिसोर्सेज के इससे ही नहीं, बट कल्चरली और बाकी सारी चीजों से भी बहुत रिच लैंड था, जो कहीं और नहीं, कहीं पर भी और नहीं है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर भारत के पास क्यों ज्यादा हुआ करता था मिडिल इंडिया में? क्योंकि भारत का ना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। एक पेपर यवन प्रिया, आपने वर्ड पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वो फॉरेन कंट्री के लोगों को, खास करके यूरोप में, बहुत पसंद किया जाता था। उसका एक्सपोर्ट बहुत था, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट बहुत था, सैंडलवुड, आइवरी, सिल्क, इसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, जिसके रिटर्न में भारत को गोल्ड और सिल्वर मिलता था। ठीक है। और इंपोर्ट क्या करते थे? प्राइसेस। एक्सपोर्ट क्या? और हॉर्सेस। देखो, वाइन्स। कह रही हूँ कि हम स्पाइसेस, आइवरी, ये सब एक्सपोर्ट करते थे, उसके रिटर्न में गोल्ड और सिल्वर मिलता था। तो इंपोर्ट क्या हुआ? वाइन। गोल्ड और सिल्वर।
गोल्ड, सिल्वर, वाइन, ये सब चीजें इंपोर्ट हुआ करती थी। तो अब आपको क्लियर है कि गोल्ड और सिल्वर भारत के पास बहुत ज्यादा था। अब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए, किसकी वजह से? एक्सपोर्ट ज्यादा है, गोल्ड ज्यादा है, टैक्स और रेवेन्यू भी ज्यादा है। टैक्स और रेवेन्यू कोई आज की चीजें नहीं है, ये बहुत पहले की चीजें हैं। ठीक है, आश्रम के बच्चे तो हड़प्पन से भी पहले का भी बता देंगे। गुप्ता डायनेस्टी के बाद जब रोमन एम्पायर थोड़ा वीक हुआ, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो कम हुए। अब एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो क्या होगा? गोल्ड भी कम आएगा। और गोल्ड कम आया तो फिर यहाँ पे लोगों ने पुअर क्वालिटी ऑफ कॉइन्स बनाने शुरू किए, जो पहले बहुत अच्छे क्वालिटी में हुआ करते थे। इतना क्लियर है? जी मैम। एक मिनट, ऐसे बहुत सिंपल तरीके से ही बता रही हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो साथ साथ पूछ सकते हैं। डाउट तो नहीं किसी को कोई? किसी ने तो रुद्रदामन नाम में लिखा हुआ है, रोमन ट्रेड। ये स्लाइड दिख रही है अभी? जी मैम। जी मैम। इतना सबको समझ में आया कि पुअर क्वालिटी ऑफ कॉइन्स वगैरह बनाने लगे यहाँ तक? अभी कॉइन्स वाला चैप्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नितिन सिंघानिया या जो भी आप रेफर कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसमें से कॉइन्स वाला चैप्टर एक बार रीड कर लेंगे और इसको लिंक कर देंगे। उसमें तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है हिस्ट्री में। तो ठीक है। अच्छा, एक होता है फेस वैल्यू। ये वर्ड बार बार आएगा, शेयर्स में भी आएगा और इसमें भी। फेस वैल्यू क्या होता है? सपोज किसी कॉइन की वैल्यू है 1 रुपी, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? वैल्यू ऑफ मेटल। एक होता है फुल बॉडीड कॉइन्स। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू या तो इक्वल होगी या ज्यादा होगी फेस वैल्यू से। क्या होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू या तो इक्वल होगी या फिर ज्यादा होगी फेस वैल्यू से। ठीक है। सपोज एक मेटल की वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है। लेकिन उस कॉइन को जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं 5 रुपीज में कर रहे हैं। 5 रुपीज, सपोज एक 5 रुपीज का कॉइन है ये, जो इसकी मेटल की वैल्यू है वो 10, ठीक है। अब ये मेटल है, हम इसको मेल्ट कर सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं। तो लोग क्या करते थे, पहले ऐसे कॉइन्स होते थे, भारत में भी होते थे, कि
कॉइन्स को मेल्ट करके कुछ और बना लेते थे। जैसे बांग्लादेश की अगर आपने न्यूज सुनी हो, बांग्लादेश में उसके ब्लेड बन जाते थे। 5 रुपीज के कॉइन से 10 रुपीज के ब्लेड बन जाते थे। ठीक है, तो जो अभी करेंसी और ये कॉइन्स वगैरह गवर्नमेंट आरबीआई, मैं आगे बताऊंगी कौन कौन से 1 रुपी का अलग होता है, कॉइन्स का अलग होता है, कौन किस आरबीआई किसका वो है, गवर्नमेंट किसका है। ये एक भारत की धरोहर है। ठीक है, ठीक है। अब इसको दूसरे कंट्री वाले लोग लेके मेल्ट करके और दूसरी चीजें बना रहे हैं। फुल बॉडी कॉइन्स कौन से हुए? इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के फेस वैल्यू से ज्यादा है या इक्वल है? ठीक है, ये भारत में भी थी चीजें ऐसी जहां पे ऐसे कॉइन्स बनते थे और बाहर भी थी। यूएसए में भी ये प्रॉब्लम थी 90s के टाइम पे। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? जैसा मैंने बताया कि पीपल, आ जाओ 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, यहाँ तक आप पढ़ना पहले। ठीक है, $46 minutes gone. सॉरी बीच में रोकने के लिए। मेरे को ना डॉक्टर ने बोला कि बहुत देर तक, अब तो खैर 1 घंटा हो गया, बहुत देर तक बिना कुछ खाए पिए तो बिल्कुल ही नहीं बोलना। तो घर पे सब ऐसे हो रखे हैं कि मैं बोल रही होगी, उसको कुछ देकर आओ पहले खाने पीने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? मैम आप अभी भी कंफर्टेबल हो बोलने के लिए, मतलब आपको ऐसा हाँ। प्रॉब्लम? मुझे तो मजा आ रहा है कि अब मैं इतने टाइम से अपने गले को रेस्ट दिया हुआ था, मैं आप सबसे बात कर पा रही हूँ, पढ़ा पा रही हूँ। तो चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, इसको हटाते हैं अपने साइड से। फुल बॉडी कॉइन्स क्या होता है ये सबको समझ में आ गया? अब इसकी वजह से एक जो उसका नेगेटिव पॉइंट था, जो लोग थे वो उसको इकट्ठा करके रखते थे, तो होर्डिंग बहुत होती थी। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज में आप क्या लिखेंगे? होर्डिंग। और शॉर्टेज ऑफ कॉइन तो होगी, ये भी डिसएडवांटेज में लिखेंगे। फिर बनने लगे टोकन कॉइन्स, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती थी फेस वैल्यू से, जो हम आज की डेट में देखते हैं। कौन से कॉइन्स थे ये? टोकन टोकन कॉइन्स फेस वैल्यू से, और कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप इसको मेल्ट करते हैं। ठीक है, अब भारत में ये तो पूरा एक टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इज मेटलिक मनी के चैलेंजेस क्या थे। एक तो मेटल का जो मैंने बताया कि उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी है, तो शॉर्टेज ऑफ मेटल होता था। चैलेंजेस में ही लिख सकते हैं मेटलिक मनी में। लिंक करते हुए जाइए और खुद से सोचते हुए जाइए कि क्या इसके पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या इसके नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में बता रही हूँ हर चीज, कि इससे ऐसा हुआ, तो आप खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है, और मेटल है तो ट्रांसपोर्ट बल्कि होंगे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी डिफिकल्ट होगा। अब फैक्ट्स हैं कुछ कि गवर्नमेंट ने फिर कॉइनेज एक्ट 1906 जो अमेंड हुआ था 2011 में,
जिसमें परमिट किया था अप टू 1000 तक नोट्स बनाने के लिए। फैक्ट है, बस लिख लीजिए। कॉइनेज एक्ट कब आया था? 1906। 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल। 07 में? सूरत स्प्लिट। बस अब आप कॉइनेज एक्ट नहीं भूलेंगे, ठीक है? अमेंड कब हुआ? 2011। इसमें क्या किया था? परमिटेड टू मेक पॉइंट्स अप टू ₹1000। अच्छा, जो 1 रुपी का नोट है, पहले बहुत आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि उस जनरेशन के तो आप लोग होंगे जब 1 रुपी का नोट, 2 रुपीज का नोट देखने को मिल जाता था। इसको कौन साइन करता है? कौन करता है? कौन करता है? मैम आपने फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होता है? कौन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी? किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग? IRS। RBI 1935 में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। And also RBI was established. to 2000. Yeah. 2000 ये जो टू 2000 के नोट इशू किए थे, और भी कर सकती थी, लेकिन जैसे 10,000 का नोट भी कई लोगों ने सुना होगा कि कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इतना ही करना था, कर सकते थे लेकिन किया ये था 2000, ठीक है? और ये बैंक नोट्स कौन साइन करता था, करता है? RBI गवर्नर। 1 रुपी का नोट फाइनेंस। फाइनेंस। अब मनी जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है। फिजिकल कैसे? हमारे वॉलेट वगैरह में जो हम लोग रखते हैं, डिजिटल जो हम बैंक वगैरह में रखते हैं, हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह जो करते हैं। कॉइन्स भी हो सकते हैं और नोट भी हो सकते हैं। मनी का मैंने जो अभी आपको बताए थे फंक्शंस, उसमें एक था दैट कैन मेजर वैल्यू, याद है सबको? तो जो हमारा डिजिटल फॉर्म में है, कॉइन है, नोट है, फिजिकल फॉर्म में है, सबकी वैल्यू मेजर की जा सकती है, ठीक है? अब आप लोग इतना एक बार रिवाइज करिए। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है मुझसे, ठीक है? 1 या 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिएट मनी क्या होती है। इतना रिवाइज कीजिए पहले।
Attendance or 9. Some medium of exchange, it is divisible हाँ. and fungible. ठीक है. और सेकेंड फंक्शन, कंजेंट है. सेकेंड फंक्शंस में क्या है? Store of value, deferred payments and transfer of value. डिफर्ड पेमेंट्स क्या है? That you can pay later in installments. कॉन्टिजेंट फंक्शंस क्या है? कंटिजेंट फंक्शंस क्या है? They help in mobilize factors of production, circular flow of income, basis of credit system, basis of financial markets, and helps in redistribution of national income. मेजर ऑफ वैल्यू सबको क्लियर है क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू में 2-3 बार वर्ड बोल चुकी हूँ, क्लियर है ये क्या है? Yes, ma'am. फिएट मनी की ना 2 कंडीशंस होती हैं, मुझे वैसे याद नहीं है, या तो फिएट मनी या लीगल टेंडर, इन दोनों में से कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है. तो अगर लीगल टेंडर से है तो फिएट मनी का क्वेश्चन आ सकता है दोबारा, फिएट मनी से है तो लीगल टेंडर का पूछ सकता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. 2 कंडीशन होती हैं फिएट मनी की. नंबर 1, एक तो फिएट मनी होने के लिए जो मनी है वो या तो फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, डिजिटल कॉइन होनी चाहिए, नोट होना चाहिए, जिसकी वैल्यू मेजर की जा सकती है. must be in the form of physical digital coin note जिसकी वैल्यू मेजर की जा सकती है. क्या है फर्स्ट कंडीशन? Must be in the form of physical money or digital. इसके एग्जांपल्स हैं कॉइन या नोट, जो भी हम देखते हैं. 2000 के जो नोट हैं वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वैल्यू मेजर की जा सकती है, तो वो मनी है. ठीक है. मार्शल आइलैंड में इसके अलावा जो कोई भी चीज होगी बिटकॉइन वगैरह वो मनी नहीं है, लेकिन मार्शल आइलैंड में SOB एक डिजिटल कॉइन है जो बिटकॉइन है, जिसको मनी काउंट करते हैं वहां पे. तो इनको ऐसे एग्जाम्पल्स है, लेकिन जनरली मनी वही है जिसकी वैल्यू मेजर की जा सकती है, जो कॉइन है, पेपर करेंसी है, फिजिकल फॉर्म में है या डिजिटल है. फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई. सेकेंड कंडीशन है जिसको किसी किंग, किसी क्वीन या गवर्नमेंट या फिर किसी भी नेशन के सेंट्रल बैंक ने इशू किया हो. तो जो हम रोमन एम्पायर वगैरह में जो भी हम पढ़ते थे, किसी भी किंग ने इशू किया हो, किसी भी क्वीन ने इशू किया हो, सेंट्रल बैंक ने इशू किया हो, जो हम RBI के आज देखते हैं, या गवर्नमेंट ने इशू किया हो, ये कंडीशन 2 है फिएट मनी की. अगर दोनों हो रही है तो ही वो फिएट मनी है. ठीक है. अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं पूछती जाऊंगी कि वो फिएट मनी है या नहीं, आप मुझे बताएंगे कि वो है या नहीं. क्रेडिट कार्ड नहीं. No, ma'am. डेबिट कार्ड, Yes. चेकबुक, No. डिमांड ड्राफ्ट, Yes.
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक और डिमांड ड्राफ्ट, ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी है, ये मनी नहीं। ठीक है, समझ में आया? मैम चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लाइक बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज क्या होती हैं पता है? बॉन्ड्स जो होती है वो शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब आगे मैं बताऊंगी, लेकिन रफ Yes. आइडिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। तो सेकंड कंडीशन तो इसमें फुलफिल हो रही है कि गवर्नमेंट ने इशू की है, लेकिन ये मनी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये फिएट मनी नहीं है। शेयर, बॉन्ड्स, इसमें कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये भी फिएट मनी नहीं है। बिटकॉइन, ये भी फिएट मनी नहीं है। अच्छा, डीमोनेटाइज हुए थे नोट्स, कब हुए थे? 2017. 2016। हाँ, डीमोनेटाइज जो नोट्स हुए थे 500 और 1000 वाले, क्या वो फिएट मनी है? नहीं होंगे क्योंकि वो चल नहीं रहे हैं ना, वो तो बंद हो गए चल। वो तो अलग चीज है, लेकिन क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? हो रही है, उन्होंने काउंट तो करी और इसमें भी है, पेपर करेंसी भी है, तो फिएट मनी तो है। समझ में आया? दोनों कंडीशन हमें देखनी है बस। अगर दोनों फुलफिल हो रही है तो वो फिएट मनी है। डिमोनेटाइज हो गए हैं या अब नहीं चल रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, वो अलग चीज है। फिएट मनी तो है। अब दूसरी चीज आती है लीगल टेंडर, जो अभी आप बता रहे थे ना कि वो चल नहीं रहे, वो आता है लीगल टेंडर में। इसकी भी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि एक तो वो फिएट मनी होना चाहिए, दूसरा कोई भी इंडियन लेंडर उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, आज की डेट में अगर आप आज वाले 500 के नोट्स लेकर जाते हैं तो कोई भी शॉप आपको, कोई भी शॉप वाला, कोई भी पर्सन आपको मना नहीं कर सकता कि मैं ये नोट नहीं लूंगा। वो लीगल टेंडर है। लेकिन जो नोट डीमोनेटाइज हो चुके हैं उनको अगर आप लेकर जाओगे तो वो रिफ्यूज कर सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो लीगल टेंडर है, अदरवाइज वो लीगल टेंडर नहीं है। इसके नोट्स आप लोग कैसे बना रहे हैं? मैं सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए जा रही हूँ और एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग नोट्स अपने आप अच्छे से बना रहे होंगे। कोई मुझे एक बच्चा नोट्स दिखा सकता है? अगर मुझे लगेगा नहीं तो फिर मैं खुद से नोट्स बनवाऊंगी। तो पंकज नेक्स्ट पेज करना, ये तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है, ये तो बन जाएगा। मयूरी, ऐसे ना पैराग्राफ फॉर्म में नोट्स नहीं बनाने हैं, ये आपको रिवाइज करने के लिए इजी रहेगा। मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। फिएट मनी का भी आप वैसे ही बनाएंगे। लीगल टेंडर लिखा, दूसरा कॉलम बनाया, मस्ट बी फिएट मनी। थर्ड कॉलम बनाया, इंडियन लेंडर कांट रिफ्यूज। जैसे हम ज्योग्राफी में एक टेबल और वो सब ग्राफ वगैरह बनाते हुए चलते थे ना, वैसे ही आप इको में भी बनाएंगे। इको का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग खुद से बना लेंगे। फर्स्ट सेकेंड अगर कंडीशन मेट होती है तो लीगल टेंडर है।
अब मैंने कहा डीमोनेटाइज्ड जो हो गए हैं नोट्स, ठीक है, 500,000 के नोट्स। अब आप इसमें क्या मार्क करेंगे कि फिएट मनी है, लेकिन जो लेंडर है वो उसको रिफ्यूज कर सकता है, तो ये लीगल टेंडर नहीं है। फिर अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड, ठीक है, तो वो फिएट मनी भी नहीं है और लेंडर भी उसको मना कर सकता है। वैसे भी अगर ये क्रॉस हो गया तो ये ना भी हो तब भी वो लीगल टेंडर तो नहीं है। थर्ड में आपने लिखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, ना तो ये फिएट मनी है ना भी किया जा सकता है, तो ये लीगल। इस तरीके से आप बनाते हुए चलेंगे। इसी तरीके से जो हमने फिएट मनी का देखा उसका भी बना लेंगे। फिएट मनी का अपने आप टेबल दिखाएंगे वापस से एक बार टेबल। ये जो टॉपिक है दोनों, फिएट मनी, लीगल टेंडर, मनी के फंक्शंस, ये या 1 रुपए के नोट पे कौन साइन करता है, इनमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, भले ही ये टॉपिक इजी है। ठीक है, जब आप ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं ना, प्रीलिम्स में ये रिवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। इस ईयर कौन कौन अटेम्प्ट दे रहा है? सुमित आप तो हैं, सूर्य ज्योति आप भी हैं, और पंकज आप भी हैं, जयश्री भी इस ईयर दे रही है, और अगर टाइम हुआ, गला मेरा अलाउ किया, तो 15th से 20th के बीच में नेक्स्ट मंथ एक ज्योग्राफी की ऐसी क्लास लेंगे 4-5 आवर्स की, जिसमें सारा रिवाइज भी हो जाए, प्रीलिम्स के कुछ पॉइंटर्स भी लिखवा दूँ और करंट अफेयर भी उसमें थोड़े मैप वगैरह इंक्लूड हो जाए। बट डिपेंड करता है कि मेरा गला और हेल्थ अलाउ करती है, टाइम अलाउ करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, एल सल्वाडोर में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, फिएट मनी नहीं है, लेकिन एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना जाता है, भले ये फिएट मनी नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनको पॉइंट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है? ऐसे ही लोगों के लिए कुछ कॉइन्स बनते हैं, कॉमोमरेटिव कॉइन्स। जैसे अगर आप अमेज़न वगैरह पर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक कॉइन है, जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप किसी को देने जाएं तो उनकी वैल्यू उतनी नहीं मिलती है। सपोज अगर आप मुझे 10 रुपीज का कोई सामान मुझसे लेते हैं, तो आप मुझे 10 रुपीज देंगे, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन जब आप खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है ये कॉइन जब आप खरीदते हैं तो 4000 का मिले, लेकिन अगर आप किसी को देना चाहें तो वो 2000 रुपीज भी आपको इसके ना दे। ठीक है, कौन से कॉइन्स हैं? किसी की याद में बनाए हुए कोई कॉइन्स, क्या बोलते हैं इनको? कॉमेमोरेटिव कॉइन। क्या ये फिएट मनी है? नो। नो। मैम फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, फिजिकल वाला। फिएट मनी है मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू मैम फिएट मनी है। फिएट मनी होगा ना? फिएट मनी है बट लीगल टेंडर नहीं।
मेरा एकदम करेक्ट, ये फिएट मनी है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं। एक हॉबी की तरह लोग इसको कलेक्ट करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि कॉइन्स कलेक्ट करना है, पेपर वो कलेक्ट करना है। मैं भी रखती थी 1 रुपीज के बहुत सारे नोट्स। अच्छा, जो 10 और 25 पैसे के कॉइन्स होते थे, याद है सबको? देखा होगा, डिमोनेटाइज्ड, अब तो नहीं दिखते। क्या वो लीगल टेंडर है? नहीं है। 50 पैसे के नॉट एनी मोर पहले थे। 50 पैसे ऑनवर्ड्स, 50 पैसे ऑनवर्ड्स जितने भी कॉइन्स हैं वो लीगल टेंडर हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। सपोज आप एक आईफोन खरीदने जाते हैं जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, तो क्या आप शॉप वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 50 पैसे करके आपसे 1 लाख रुपीज ले ले? नहीं। तो जो लेंडर है वो रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन 50 पैसे ऑनवर्ड्स जितने भी कॉइन्स हैं वो लीगल टेंडर हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में। 1000 रुपीज तक पे किया जा सकता है, उसके बाद नहीं है। ठीक है? Can we say that legal tender is time specific? टाइम स्पेसिफिक कैसे? मैम जैसे ये 10 पैसे 25 पैसे वाले कौन एक टाइम पे लीगल टेंडर थे, बट राइट नाउ दे आर तो डिमोनेटाइज हो गया ना, टाइम स्पेसिफिक कैसे हो? अगर आज की डेट में भी डिमोनेटाइज नहीं हुआ होता तो वो लीगल टेंडर होते हैं। टाइम स्पेसिफिक तो ये होगा कि एक टाइम के बाद अपने आप लीगल टेंडर नहीं रहे। क्या लिमिटेड लीगल टेंडर समझ में आया? यस मैम। तो जो 1 रुपी और हायर कॉइन्स हैं वो आप 1000 रुपीज तक कोई भी उसको लेंडर मना नहीं कर सकता। लिमिटेड लीगल टेंडर है। और जो 50 पैसा है वो 10 रुपीज तक लीगल टेंडर, मतलब लिमिटेड लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर तो वो उसके बाद भी है, लेकिन लेंडर उसको मना कर सकता है 10 रुपीज के बाद। ठीक है? इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो 1 घंटे की सोची थी। ये इजी चीजें हैं और मेरी कोशिश रहेगी थोड़ा इजी करके ही मैं आपको सारा शेयर मार्केट, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ करवा दूं। कैसी रही आज की क्लास? बिल्कुल बच्चों भरी क्लास। अच्छी थी। हाँ, मैं बहुत अच्छी थी। इंटरेस्टिंग थी। Yes, चलो ठीक है, रिवाइज करना। ये बहुत इजी टॉपिक है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पेपर में। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में इजी, कुछ होता है जिनका लेवल थोड़ा मिडिल में होता है और कुछ होता है डिफिकल्ट। तो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें एक्चुअल डिसाइड होता है कि कौन क्लियर कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इसमें से क्वेश्चंस बहुत कॉमन है प्रीलिम्स में और वो इजी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस लूज कर दिए फिर डिफिकल्ट हो जाता है प्रीलिम्स क्लियर कर पाना।
ठीक है, तो इसको आप रिवाइज जरूर करेंगे। अच्छा, एक और चीज कि मृणाल पटेल सर के नोट्स आप लोगों ने किसी ने देखे? भाई मिल जाते हैं, मैं उनके नोट्स भी फॉलो कर रही हूँ और जिस फॉर्मेट में उन्होंने नोट्स दिए मैं उसी में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मैं क्लासेस ले रही हूँ। मुझे वो नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह पे दी होती है। क्लास के बाद आपको इजी हो जाएगा वो नोट्स को समझना। तो अगर आप चाहें, अगर आपको बुक रेफर नहीं करनी लेकिन बल्कि नोट्स हैं काफ़ी, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनके नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं। बेस्ट तरीका तो ये है कि आप क्लास में रनिंग नोट्स बनाएं, कुछ ऐसे टेबल वगैरह भी बनाते हुए चले, और फिर करंट अफेयर पे फोकस करें। कोई भी बुक रीड ना करें, अपना टाइम ना लगाएं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ें, क्योंकि क्लास में मैं 99.99% चीज़ें कवर करवा देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके रनिंग नोट्स अच्छे हैं तो आप बुक रेफर नहीं भी करोगे चल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़े मैम? एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि जो क्लास में चल रहा है उसी से रिलेटेड जो आपको लग रहा है वो आपने रीड कर लिया, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। माइक्रो पहले खत्म कर ली, मैक्रो फिर, लेकिन उसमें जो नेशनल इनकम आज चैप्टर आता है फर्स्ट, उसको थोड़ा आप इग्नोर करना, समझ में भी नहीं आएगा और जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जितना जरूरत है उतना मैं नेशनल इनकम में से क्लास में करवा रही हूँ। जो बहुत सारे कौन से क्लास की एनसीईआरटी रीड करना है? 11th और 12th। ओके मैम। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो उसमें फॉर्मूलाज, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड दिया हुआ है नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, वो इग्नोर करना। ज़्यादातर टीचर्स जो इको पढ़ाते हैं उस पर बहुत फोकस देते हैं फर्स्ट क्लास में, वो हम नहीं करेंगे। हम टॉपिक वाइज, जैसे हमने ज्योग्राफी में किया कि जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे, उसको हम पहले करेंगे। जो टॉपिक हमने आज शुरू किया है इसमें पॉलिसी आएगी, इसमें से अगर इको में मान लो 20 आ रहा है तो 7 से 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक में, इसीलिए सबसे पहले ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, तो जैसे हमने ज्योग्राफी की वेटेज वाइज, वैसे ही हम इको भी करेंगे। मेरा सजेशन यही रहेगा, क्लास में नोट्स अच्छे से बनाओ और करंट अफेयर पर फोकस करो। फिर एमसीक्यू जो आपका क्लास में या करंट अफेयर में मिस हो रहा होगा वो एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। टाइम है तो आप जो भी 3-4 बुक बताइए या मृणाल पटेल सर के नोट्स, उनको भी रेफर कर सकते हैं। क्लास को यही पूर्ण करते हैं। इसको रिवाइज जरूर कर लेना, इजी टॉपिक समझ के छोड़ मत देना। एग्जाम में याद नहीं आता है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है।